नमस्कार दोस्तों, लेट मी स्पीक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में। आज इस पर प्रतिबंध विधिवत लगा दिया गया है और देश में कई राज्यों में इसके ठिकानों पर, इसके कार्यालयों पर छापेमारी की जा रही है। इनके लोगों को पकड़ा जा रहा है। यह सेकंड चरण का काम है, सेकंड चरण की यह कार्रवाई हो रही है। इसके पहले 22 सितंबर को कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और कई लोगों को, इससे संबंधित लोगों को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसमें बहुत सारे बातें सामने आ रही हैं कि इस संगठन को माना जा रहा था कि एक रिवोल्ट करने की तैयारी कर रही है, गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने की देश में तैयारी कर रही है और विधिवत इसकी फंडिंग हो रही है। इसको टेरर फंडिंग कहते हैं, आतंकी फंडिंग कहते हैं। विदेशों से इसको फंड किया जा रहा है और यहाँ पर ये सैनिक, अर्धसैनिक इस मोड में ये लोगों को ऑर्गेनाइज कर रही है और ऑर्गेनाइज करके उनका रेडिकलाइजेशन कर रही है। उनका मतलब इस्लामिकरण और बहुत कट्टर इस्लामिकरण की ओर उनको ले जा रही है, ताकि उनका इस्तेमाल एक बड़े विप्लव, एक बड़े विद्रोह और एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए किया जा सके। कई जगह पर इनके इन्वॉल्वमेंट भी बताया जा रहे हैं कि ये इन्वॉल्व भी है इस तरह की घटनाओं में जो देश को अस्थिर करता हो, जो देश के जो ढांचा है उसको तोड़ने की कोशिश करता हो। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो बार बार प्रचारित किया जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि 1947 तक भारत का इनका लक्ष्य है कि भारत को पूरी तरह से एक इस्लामिक स्टेट के तौर पर इसकी एस्टेब्लिशमेंट करे, इस्लामिक स्टेट के तौर पे इसको भारत को तब्दील कर दे, एक इस्लामिक राज्य बना दे भारत को। इस तरह की बातें इस संगठन के साथ जुड़ी हुई हैं और इस संगठन को लेकर के इस तरह की बातें लगातार चर्चा में है, लगातार कही जा रही है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वाकई में है क्या और यह कैसे अस्तित्व में आया और इसकी कार्यप्रणाली क्या है, वाकई में यह देश के लिए खतरा है या नहीं है। लंबे समय से भारत में जो स्थिति बनी हुई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग भी, इससे जुड़े लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि उनको परेशान किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उनके जो तहजीब है, उनके संस्कार है, उसको लेकर के उनको परेशान किया जाता है। एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, क्लियर शब्दों में कहा जाए तो। बहुत सारे जो नेता जो हैं वो लगातार इस पर बयानबाजी भी कर रहे हैं। 5 साल के लिए इस पर प्रतिबंध लगा है, यानी कि अगले 5 साल तक ये हिंदुस्तान में कोई भी गतिविधि करने की इजाज़त इसको नहीं दी जाएगी और ये कोई भी गतिविधि हिंदुस्तान में नहीं कर पाएगा। तो ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसमें देखिए बहुत सारी बातें एक साथ इस संगठन को लेकर के, लंबे समय से इस संगठन को लेकर के चर्चा हो रही है कि ये संगठन एंटी नेशनल गतिविधि में इन्वॉल्व है और कहीं ना कहीं राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहा है। इस तरह की बातें लंबे समय से इसको लेकर के कही जा रही है। तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या वाकई में यह संगठन एंटी नेशनल है? कोई संगठन को एंटी नेशनल हम घोषित करते हैं, ठीक है, स्टेट है, स्टेट का पावर है, भारत सरकार के पास ये अधिकार है, स्पेशल एक्ट के तहत ये अधिकार उनको दिया गया है कि वो किसी भी संगठन को घोषित कर सकते हैं जो लगता कि ये संगठन यहाँ के शांति व्यवस्था को खतरे में डाल रही है, तो उनको UAPA के तहत यह अधिकार दिया गया है कि वो संगठन को, उसमें एक्ट्स हैं, एक स्पेशल सो कानून सब है, उस कानून सब के तहत उनको ये अधिकार दिया गया है कि इसको एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर घोषित किया जा सके। अब मैं यहाँ कुछ आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या इस पर आरोप है, खास करके इस संगठन पर क्या क्या आरोप है और कैसे इस संगठन को भारत विरोधी करार दिया जा रहा है, एंटी नेशनलिस्ट करार दिया जा रहा है। नंबर 1 कि ये संगठन को इस्लामिक फंड मिल रहे हैं, खास करके इस उद्देश्य के लिए। तो इस्लामिक फंड मिल रहा है। भारत में से बहुत सारे संगठन है, धार्मिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, जिनको
कई तरह से अपनी गतिविधि को जारी रखने की इजाज़त दी जाती है। और एक तरह से यह डेमोक्रेटिक सेटअप में ऐसे संगठनों को मान्यता दी जाती है जो सोशली वर्क करते हैं, इकोनॉमिकली वर्क करते हैं, डाउन टोडन सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, अपलिफ्टमेंट करते हैं, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट करते हैं, बच्चों का अपलिफ्टमेंट करते हैं। तो ऐसे संगठनों को मान्यता दिया जाता है वो वर्क करें। लेकिन इस संगठन पर खास तौर से ये आरोप है कि ये टेरर फंडिंग इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, खास करके युवाओं को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनको सैनिकीकरण की ओर ले जा रहे हैं, उनको इस तरह से प्रशिक्षित कर रहे हैं कि भविष्य में वो एक सेना के तौर पर एक्टिव हो सके और उनको एक्टिव किया जा सके। तो इस तरह के इनको आरोप हैं। तो ये एक संगठन सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक संगठन के तौर पर इसको चिन्हित किया गया है। अभी राजनीतिक फुल पॉलिटिकल संगठन इसको नहीं माना जा रहा है, फुल पॉलिटिकल संगठन ये अभी के तौर पर ये नहीं माना जा रहा है। अच्छा, इस संगठन की एक खासियत जो सामने आ रही है, लगातार ये बातें सामने आ रही है कि ये हार्डकोर इस्लामिक मानसिकता को ये कैरी करता है। हार्डकोर इस्लामिक मानसिकता मतलब कि इस्लाम का जो कट्टरपंथ जिसको कहते हैं, पूरे दुनिया ने इसको महसूस किया है, अमेरिका में भी इसको महसूस किया है, इसको फ्रांस में भी महसूस किया गया, इसको जर्मनी में भी महसूस किया जा रहा है कि एक हार्डकोर इस्लाम सामने आया है जो कि एक अपना आकार लिए हुए है, एक अपनी मानसिकता लिए हुए है, जो फ्रांस में किसी मैगजीन के दफ्तर में घुस करके वहाँ के सारे स्टाफ, एडिटर सहित सारे स्टाफ की हत्या कर देता है, कहीं भी बम विस्फोट जैसे कार्रवाई को अंजाम देता है। मतलब एक हार्डकोर इस्लामिक जो चेहरा है, एक इस्लामिक मानसिकता है, हार्डकोर इस्लामिक्स, वो आरोप है कि ये संगठन जो है उसको वो कैरी करता है। यानी कहीं ना कहीं ये संगठन खतरा है, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। ये संगठन वर्तमान जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए खतरा है। तो इस संगठन को इसलिए इसको एंटी डेमोक्रेटिक संगठन से कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी के लिए संगठन खतरा है और सारे जो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है उसको ध्वस्त करने की बात कर रहा है। 2047 तक यह बताया जा रहा है कि यह संगठन जो है कि 2047 तक इसका उद्देश्य है कि भारत को पूरी तरह से एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में फॉर्म कर देना, जैसे कि ईरान फॉर्म हुआ है, जिसको ईरानी इस्लाम के रिवॉल्यूशंस कहते हैं, उस तरह के रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट लेकर के ये इस एस्टेब्लिशमेंट की इस संगठन की छवि क्रिएट की जा रही है, बताई जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमारी एजेंसियां जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद क्या सामने आएगा क्या नहीं आएगा इसको हम तो देखेंगे। अब चूँकि अभी तुरंत कार्रवाई की गई है और कार्रवाई चल रही है, तो इस कार्रवाई पर नज़र रखने की भी ज़रूरत है कि वाकई में ये जो संगठन है उसको वो कितना मतलब कि अपने मकसद में कि और कितनी मजबूती के साथ ये अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहा है या आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इसमें गिरफ्तार हो गए, लगभग अब तक लगभग 300 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 चरण की जो गिरफ्तारी हुई है वो 300 लोग इसके लपेटे में आए हैं। मतलब कि कई स्टेट्स को ये कवर कर रहा है, महाराष्ट्र है, आपको मध्य प्रदेश है, दिल्ली में छापेमारी चल रही है, पटना में भी, मतलब फुलवाड़ी में भी एक ऑपरेटर्स मॉन्डिस इसका था, एक सिस्टम इसका रन कर रहा था, जिसको लेकर के ये कहा गया था कि ये प्लानिंग कर रहा है, लोगों को प्रशिक्षित कर रहा है, युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरह की बातें इस संगठन के साथ लगातार आ रही है। तो ये एक संगठन को मतलब पूरी तरह से माना जाए कि ये संगठन जो है एक खतरनाक मोड में, खतरनाक नीयत से अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रही है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस संगठन का जो करता धरता जो लोग हैं, जितने लोगों का नाम इसमें आ रहा है, उन बताया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं सिम्मी से जुड़े हुए हैं। सिम्मी एक संगठन थी जिसको प्रतिबंधित किया गया था, वो इस्लामिक स्टूडेंट्स करके एक संगठन, उसको प्रतिबंधित किया गया था। तो उसके लोगों कन्वर्ट होकर के इस संगठन में फिर आ गए और इसको संचालित करना शुरू किया और इसको लेकर के आगे बढ़ना शुरू किया। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जांच पड़ताल तो चल ही रही है, सारे भारत की जितनी भी एजेंसियां हैं वो जांच कर रही है, इसकी जांच कर रही है। लोग इसमें गिरफ्तार भी किए जा रहे हैं, लोग पकड़े भी जा रहे हैं, जांच कर रही है और लगातार भी कार्रवाई चलती रहेगी। इसका क्या
सिचुएशंस होगा, क्या कैसे स्थिति सामने आएंगी, ये भविष्य में भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस जो है, जिस तरह की गिरफ्तारी हुई है, जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई है लगातार, अब ये लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे, मैं हूँ इन्वॉल्व, इसमें नहीं इन्वॉल्व हूँ। और इस संगठन, चूँकि हर संगठन को अधिकार है कि यदि उस पर प्रतिबंध लगता है तो अपने आप को फिर कोर्ट में जा करके चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं, हम पर गलत लगा है। मतलब स्टेट वर्सेस संगठन की एक लड़ाई आने वाले दिनों में कोर्ट में देखने को मिल सकती है। ऐसा संभावना है। इसका अपना राइट है। ये इस राइट के तहत ये अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को करने की कोशिश करेंगे। अब ये देखना होगा, इम्पोर्टेंट होगा कि इस संगठन पे जो कार्रवाई की जा रही है, इसके साथ एक और चीज़ सामने आ रहा है कि ये संगठन, कुछ लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि बिहार में लालू यादव जैसे नेता जो है, उन्होंने डिमांड किया है कि नहीं, इस संगठन पर प्रतिबंध लगा है ठीक है, लेकिन आप आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाएं। मतलब कहीं ना कहीं इस संगठन का वर्किंग स्टाइल और आरएसएस के वर्किंग स्टाइल को कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। केरला के एक नेता है, वो भी इस बात को बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता है कोडी कुन्नी सुरेश करके हैं, वो भी ये बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, ये तो ठीक है इसे, लेकिन आरएसएस पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए, उसको भी इस पर प्रतिबंध कर लिया। तो क्या दोनों संगठन का कार्य प्रणाली एक जैसा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। दोनों संगठन मतलब कि आरएसएस और ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, आरएसएस में भी सांस्कृतिक स्तर पर जिस तरीके के लोगों को, युवाओं को खास करके मोबिलाइज किया जाता है, शाखा चलाई जाती है, उसमें शारीरिक अस्त्र शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, एक उद्देश्य उनको दिया जाता है, एक राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर तहत भरी जाती है। तो कुछ जो कार्य प्रणाली जो है आरएसएस का, जो कार्य प्रणाली है और ये संगठन, ऑब्जेक्ट को लेकर के अंतर हो सकता है। आरएसएस का वंदे मातरम वो बोलते हैं, वंदे मातरम बोलने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, राष्ट्र ही हमारे लिए सब कुछ है। तो ये संगठन भी बोल रहा है कि नहीं, हमारे लिए जो है सो इस्लामीकरण करना हमारा उद्देश्य है। तो आइडियोलॉग के लेवल पर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जो कार्य प्रणाली है, कार्य करने का जो तरीका है, उसमें कहीं ना कहीं समानता हो रही है। और इस तरीके से यह डिमांड की जा रही है कि आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। तो आने वाले समय में इसको लेकर के ये और थोड़ा सा गहमागहमी तेज होने वाली है, आरोप प्रत्यारोप तेज होने वाले हैं। और ये भी देखने में आ सकता है कि तनाव, एक कन्फ्लिक्ट की स्थिति से हम लोग गुजर सकते हैं आने वाले समय में। मोर्चाबंदी तेजी से हो रही है। हालांकि बहुत सारे इस्लामिक जो लीडरान हैं, जो रहनुमा है, वो लोग इस संगठन को पर प्रतिबंध को बिल्कुल जायज़ ठहरा रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सही है, सरकार का सही उठाया गया कदम है। एक इम्पोर्टेंट बात इसके साथ और देखने को आ रहा है कि ये सारी जो कार्रवाई है जो वो अभी की जा रही है, तो इसका एक कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है, उस यात्रा के जो पॉपुलरिटी मिल रही है, जिस तरीके से वो यात्रा राहुल गांधी जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी यात्रा तकरीबन साढ़े 3,000 किलोमीटर की। तो जैसे जैसे वो यात्रा बढ़ रहा है, अभी वो केरल में इंटर कर रही है, केरल में आगे बढ़ रहा है और उनकी यात्रा में जैसे लोगों की भीड़ जुड़ रही है, तो पूरा देश उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है। ऐसा मतलब कि लोग अनुमान लगा रहे हैं, जो इस फील्ड के लोग हैं, जो भारत के राजनीतिक, भारत की सामाजिक और भारत की तमाम चीज़ों पर जो नज़र रखे हुए हैं, वो इसको जोड़ करके देख रहे हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी क्या इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में ऐसा है। आज दिन भर तो कम से कम यही खबर मूव करते रही है पॉपुलर फ्रंट की। और ये आने वाले इलेक्शंस में अभी जो 2024 जो होगा, उसका एक पोलराइजेशन का आधार भी ये दे सकता है, एक मजबूत आधार दे सकता है। जैसे कि तबलीगी जमात को अटैक किया गया था, उन पर जो तरह तरह से उन पर आरोप लगाए गए थे। कोरोना के दौरान उनको कोरोना जैसी महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था और लगातार उन पर हमले किए गए थे और एक पोलराइजेशन की स्थिति क्रिएट की गई थी। तो वैसा पोलराइजेशन इस छापेमारी के साथ एक वैसे ध्रुवीकरण की संभावना और वैसे ध्रुवीकरण की जो स्थिति है वो बन रही है और बन सकती है और बनाई जा सकती है। तो ये एक उस पर भी गौर करने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर के जो दिखता है शायद उसके पीछे भी बहुत कहानियाँ होती है। उन सारी कहानियों को
तंतु दर तंतु जोड़ना और जोड़ करके सबको सामने लाना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज की तारीख में यदि एंटी नेशनल शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए किसी चीज़ के खिलाफ और उसके पक्ष में कोई कुछ बोले तो उसमें तुरंत कार्रवाई की स्थिति बन जाती है और लोग सुनने के लिए तैयार नहीं कि नहीं ये एंटी नेशनल्स हैं ही। तो नेशनल्स एंटी नेशनल्स ये जैसी चीज़ों को परिभाषित करना और उनको परिभाषित करके सामने लाना, ये भी एक अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। तो फिलहाल तो इस संगठन पर बहुत जोरदार हमला हो चुका है सरकार की ओर से और इस संगठन का कम से कम कहिए तो पूरी कमर तोड़ दिया गया और अब 5 साल तक तो ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और इससे संबंधित तमाम लोग अभी जेल के अंदर होंगे और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस पर मुकदमा वगैरह जैसे जैसे सामने आती जाएंगी और ये लगातार एक पोलराइजेशन मोबिलाइजेशन का तो काम करेगा ही करेगा भारतीय पॉलिटिक्स में नेशनल सिनेरियो पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि इसका दायरा बहुत बड़ा है, संगठन का दायरा बहुत बड़ा है, कार्रवाई का दायरा बहुत बड़ा है। तो इसका बढ़ता ही जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें आगे कैसे क्या रुख लेता है। फिलहाल आज इतना ही, धन्यवाद और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम लोग और अलग अलग विषयों पर बात करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।